नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत झारखंड से आ रही एक बड़ी खबर की करते हैं। झारखंड के धनबाद में कोल माइंस में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में कोल कर्मी की मौत भी हो गई, जबकि करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां नीचे खदान में फंसे 4 कोयला कर्मियों को बाहर निकाला गया। घटना जरिया में चास नाला स्थित कोयलरी की है। बताया जा रहा है कि सभी कोल कर्मी सेल में ठेके पर काम करने वाले हैं। हादसे में मृतक कोलकर्मी के परिजनों ने अब मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर कोयलरी के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। साथ ही कोल माइंस में सुरक्षा को लेकर मजदूर नेताओं ने सेल प्रबंधक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैनेजमेंट देगा जो मांगेंगे, वही आदमी चाहिए, देगा नहीं दे सकता। बस ऐसा व्यवस्था चाहिए कि उसका परिवार दाल रोटी खा सके। तो देखिए, मैनेजमेंट का ही है, सेफ्टी का ही लोग तो अगर सेफ्टी रहता तो दुर्घटना नहीं होता, बार बार तो होता। ये तो हम लोग का नहीं है, कम से कम तो आपका लग रहा है कि 2-3 दर्जन घटना हो चुका है। हम लोग लड़ उड़ कर सेफ्टी के लिए बात करते हैं, उसका नियोजन दिलाते हैं, मुआवजा दिलाते हैं। गया में बुनियादगंज के शेखा बीघा में वट वृक्ष से सांपों का जोड़ा निकला और खेत में जाकर दोनों सांप काफी देर तक प्रेम लाप करते रहे। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने सांपों का वीडियो बना लिया। इस वट वृक्ष के पास महिलाएं वट सावित्री की पूजा करने आई थी। 2 सांपों को एक साथ देखकर शुरू में महिलाएं काफी डर गई, लेकिन सांप को अपने धुन पर मस्त देखकर इन्हें राहत मिली और फिर ये महिलाएं पूजा करके अपने अपने घर चली गई। बंद कर और न्यूज 18 की खबर का असर अब अमेरिका के व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। साइकिल पर बैठाकर लाचार पिता को हरियाणा से दरभंगा लाने वाले ज्योति की खबर पर यूएस राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया है। ज्योति की कहानी देख गदगद इवांका ने लिखा है कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले आई। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। आपको बता दें कि 15 साल की ज्योति ने अपने लाचार पिता को साइकिल पर बिठाकर वो गुरुग्राम से दरभंगा लेकर पहुंच गई थी। और देखिए, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद दरभंगा की ज्योति की उम्मीद की लौ तेज हो गई है। अब उम्मीद है कि बहादुर बिटिया की ज्योति के दिन बहुरेंगे। जिम्मेदारियां आपको खींचती भी हैं, पहुंचाती भी हैं उस सुकून तक जहां ज्योति ने इन्हीं पतले पहियों को घुमा घुमा कर अपने बीमार पिता को घर पहुंचा दिया। जिंदा खोखले खोल से निकलती गर्म हवा पेट की अतड़ियों को खींचती और इंच दर इंच ज्योति बढ़ती जाती घरौंदे की तरफ। उसका चलना 15 साल की उम्र में प्रबल आत्मशक्ति का प्रदर्शन नहीं था, मजबूरी थी 1200 किलोमीटर को लांघ जाने की। तपती परिस्थितियों में ज्योति की तपस्या को न्यूज 18 ने प्रमुखता दी, क्योंकि ज्योति हमारे लिए केवल खबर नहीं थी, खबरों से आगे थी। वो चलती रही और न्यूज 18 उसका हौसला बढ़ाता रहा। ज्योति का मनोबल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बढ़ाया। ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की और 1 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। हमारा मंतव्य यह है कि उसको हम एक बार, बिकॉज 1300 किलोमीटर चलाना एक अपने आप में बड़ी बहुत उपलब्धि है और इतना वेट साथ लेके अपने फादर को बिठा के, तो उसमें एंड्योरेंस की जो क्षमता है उसकी, जो एक साइकिलिंग के लिए जो हमारी रोड रेसेस होती हैं या लंबी रेसेस होती हैं, उसके लिए उसको देखा जा सकता है। ज्योति का नाम अब सबकी जुबान पर था। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी सामने आए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बेटी का नाम बिहार की झांसी की रानी बिहार की झांसी की रानी का नाम दिया है उन्होंने, और ये कहा है कि जब भी वो दिल्ली से आएंगे उनसे आके मिलेंगे
अभी उन्होंने 20,000 रुपये का इनको आर्थिक मदद भेजा है और ये आश्वासन दिया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने ज्योति से जुड़ी हर खबर को तरजीह दी और खबर का असर ऐसा हुआ कि ज्योति के लिए साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आगे आया। फेडरेशन ने अगले महीने ज्योति को ट्रायल के लिए बुलाया है। अगर वो मानकों पर आंशिक तौर पर भी खरी उतरती है तो भी उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और हो सकता है सड़क के गुमान को पैरों से लांघने वाली ज्योति जगमग हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रवासी मजदूर क्वारंटीन सेंटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 जिलों के क्वारंटीन सेंटर की सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिहार में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। आने वाले कामगारों से कोरोना का संक्रमण न फैले, इसके लिए इन सबको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और लोग क्वारंटीन सेंटर में तभी रहेंगे जब सुविधाएं अच्छी मिलेगी। सुविधा में कोई कमी न हो, इस बात को पुख्ता करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 10 जिलों के क्वारंटीन सेंटर की समीक्षा की। पूर्णिया है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, बेगूसराय, गया, रोहतास, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद वहां की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सीएम ने हर जिले में बने प्रखंड स्तर के 2-2 क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा भी है और क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से बातचीत कर मिल रही सुविधाओं की हकीकत को भी जानने की कोशिश की है। कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हुई है? क्वारंटीन सेंटर की सुविधा को लेकर उठाए जा रहे तमाम सवालों के बीच सीएम ने क्वारंटीन सेंटरों की समीक्षा कर विरोधियों के मुंह को बंद करने की कोशिश की। वैसे सोचने वाली बात ये भी है कि कोरोना काल में अब तक लाखों लोग बिहार आ चुके हैं और लाखों के आने की उम्मीद है। इतने लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करना इतना आसान भी नहीं है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए आपको बताते हैं कि सीएम ने बैठक में क्या कुछ ऐसे निर्देश दिए जिससे प्रवासियों में उम्मीद जगी है। तो देखिए, निर्देश हम आपको बता रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में रहना बेहद जरूरी है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने, और सभी लोग इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। कोरोना से अगर बचना है तो ये सबसे प्रभावी उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं सीएम ने कहा कि प्रवासियों को बिहार में रहने की उन्होंने अपील की है और कहा कि सभी को बिहार में ही काम दिया जाएगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं जो लोग इच्छुक हैं उनके बारे में कहा कि उनको जॉब कार्ड बना कर दिया जाएगा और सबसे अच्छी बात कि ये जॉब जो है उनके स्किल के हिसाब से मिलेगा, उनको स्किल के हिसाब से रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। जल जीवन हरियाली, पक्की गली नाली योजना के तहत इन सबको काम मिलेगा। वहीं महिलाओं के लिए कहा कि जीविका से महिलाओं को जोड़कर रोजगार की देने की कोशिश की जा रही है। बिहार के विकास में इन लोगों से भागीदार बनने के सीएम ने अपील भी की है। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान गया जिला पुलिस ने रिकॉर्ड 1.72 करोड़ से ज्यादा की राशि वाहन चालकों से जुर्माने के रूप में वसूली है। इस दौरान 108 केस दर्ज कर लोगों को जेल भी भेजा गया। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जबकि एसपी तमाम आरोपों को नकारते हुए वाहन एक्ट और लॉकडाउन को लेकर जारी एडवाइजरी का हवाला दे रहे हैं। आदमी जा रहा था जो सामान लादे हुए था अपने स्कूटर और बाइक पर, उससे भी 500-500 रुपया उन्होंने वसूली किया और रसीद दिया। तो और मुझसे भी कहा गया कि आप फाइन दीजिए, अभी गाड़ी नहीं चल सकता है गया में, ऐसा आदेश है। हम क्या ऐसा कोई आदेश नहीं है गया माना एक दिन में वसूला जा सकता है, इसलिए ये कहना कि बिना वायलेशन के लिया जा रहा है बिल्कुल गलत बात है। बहुत रैम्पेंट है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए। खासकर जब से लॉकडाउन 4 में हम लोगों ने छूट दी है, लॉकडाउन 4 के दौरान उसमें आप देखेंगे कि लगातार लोग अवहेलना कर रहे हैं। गया जिला पुलिस परिवहन विभाग के लिए दुधारू गाय साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान अभी तक गया जिला पुलिस ने परिवहन विभाग को 1,72,00,000 रुपये का जुर्माना वसूल करके दिया है। जो जिला में थाना है, थाना के साथ ही अन्य अलग जगहों पर भी चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और वहां जो भी वाहन हैं, विशेषकर दोपहिया वाहन,
उनका कागजात और लॉकडाउन के दौरान जो एडवाइजरी है उसका पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। इस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि राजस्व की उगाही को लेकर पुलिस कई बार मनमानी भी कर रही है और वैसे लोगों से भी पैसे वसूल रही है जिनके पास सही कागजात हैं और वो ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हालांकि इस आरोप पर एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा है कि पुलिस नियम के अनुसार ही काम कर रही है और अगर किसी पुलिसकर्मी के द्वारा गलत करने की शिकायत मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच सिवान में यूपी बिहार के बॉर्डर से मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। हर दिन सैकड़ों मजदूर बॉर्डर क्रॉस कर विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। बिहार यूपी के बॉर्डर श्री करणपुर चेक पोस्ट के रास्ते सैकड़ों प्रवासी, कोई पैदल तो कोई साइकिल से भूखे प्यासे घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय ने। फरीदाबाद से आ रहे हैं हम लोग, कहीं बस मिला, कहीं ट्रक मिला, कहीं पैदल भी चलना पड़ा 2-4 किलोमीटर। वो चलते चलते हम लोग सिवान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को यहाँ कोई सुविधा दिया जाए प्रशासन के जरिए, जो कि हम लोग रजा। लॉकडाउन 4 में हम मौजूद है बिहार यूपी के बॉर्डर श्री करपुर चेक पोस्ट पे। आप देख सकते हैं, हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे बॉर्डर पे आप देख सकते हैं तमाम तरह के कर्मचारी बैठे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं उनकी नामों की एंट्री की जा रही है। वहीं फोर्स का तैनाती किया गया है। आप देख सकते हैं बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। जो लोग भी बिहार में प्रवेश करेंगे यूपी के बॉर्डर होते हुए, तो क्या प्रक्रिया है हम जानने की कोशिश करेंगे। खुद यहाँ पे सुरक्षा में गार्ड तैनात थे, उनसे क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे किया गया। यहाँ पे यही तैयारी चल रही है कि जो भी यूपी से गाड़ी आती है यहाँ पे कागज देकर उसका गाड़ी पूरा खुलवा कर उसे चेक किया जाता है और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। जो मजदूर है वो मजदूर लोग का खूब अच्छा है, वहाँ आते हैं लाइन में लगाकर वहाँ एंट्री कराते हैं। एंट्री कराकर उसको आरबीटी में भेजते हैं। उसके बाद वहाँ से बस के पूरे अपने अपने जिला में उन लोगों को छोड़ा द्वारा भेजा जाता है। यानी पूरी तरह से लॉकडाउन पार्ट 4 में यहाँ बॉर्डर की स्थिति चौकस है और पूरी तरह से सिवान प्रशासन मुस्तैद है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। कोरोना संकट के बीच बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंच रही है। हालांकि मधेपुरा में रेलवे की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। दरअसल यहां बीते देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचने वाली थी, लेकिन अचानक उसका रूट बदलकर कटिहार भेज दिया गया। इससे मधेपुरा स्टेशन के स्टेशन मास्टर की जरा सफाई इस पर भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। लोग नहीं आ रहा है। सोनपुर डिवीजन के कंट्रोलर के अनुसार वो नौगछिया होके बाया करके चले गई कटिहार। तो कब ये सूचना मिली सर आप लोगों को? ये सूचना हम लोगों को लगभग 6:30 बजे के आसपास। देवघर में भी श्रमिकों और कामगारों के लौटने का सिलसिला जारी है। यहां हर रोज बड़ी संख्या में घर वापसी कर रहे श्रमिकों को प्रारंभिक जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर पर भेज दिया जाता है। हालांकि यहां कई क्वारंटीन सेंटर से बदइंतजामी की खबरें भी आ रही हैं। देवघर के मोहनपुर प्रखंड स्थित चुलिया क्वारंटीन सेंटर पर मुंबई से आए 9 श्रमिकों को रखा गया, लेकिन यहां लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। सर हम लोग बॉम्बे से आए हैं, तो आए तो बोला कि आज सब चीज़ का सुविधा है चुलिया में। तो आए तो देख रहे हैं पहले दिन सलग्राम चौधरी ने हम लोग को खाने के लिए व्यवस्था किए थे, तो खाना तो खाए पहले दिन। फिर उसके बाद तो बोला कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश आ गया तब खाना खिलाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर है और उसमें जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य चेकअप भी रेगुलर जो होता है और उनकी जो निगरानी है जो सर्विलांस टीम के द्वारा वो और खान पान और जो भी अन्य सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी। कोरोना काल में न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर भी असर पड़ा। फिलहाल कोर्ट के सभी काम पेपरलेस हो गए हैं। जज अपने आवासीय कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वकील भी अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख रहे हैं। वैसे इस पेपरलेस और आधुनिक तकनीक का उपयोग इस संकट काल में ही नहीं बल्कि सामान्य काल में भी हो तो काफी फायदेमंद ये साबित हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर काम शुरू हो रहा है और अगर रोज बहुत सारे मुकदमों का निष्पादन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये कि कम से कम अर्जेंट केसेस की सुनवाई हो जा रही है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट काम नहीं कर रहा है। कोर्ट बिल्कुल फंक्शनल है और हम लोग तो रोज बहुत सारे केसेस में हम लोग अपीयर कर रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कदम है और पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के इस सराहनीय कदम लेने के कारण ही शुरू हुआ है।
और बात छपरा के उन युवाओं की जिन्होंने रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठाया। रक्तदान महादान कहानी छपरा की है, जहां कोरोना काल में ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई, जिस कारण जरूरतमंदों को ब्लड नहीं मिल पा रहा था। ये बात जैसे ही कुछ युवाओं को पता चली, करीब 20 से 25 युवक ब्लड डोनेट करने अस्पताल पहुंच गए और कई जरूरतमंदों की जान बच पाई। सुने थे कि ब्लड की कमी है, इसलिए यहाँ पे आए ब्लड डोनेट करने। और अगर 3 और 4 मंथ पर हर कोई ब्लड डोनेट करे 350 ml, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब खून के लिए ब्लड बैंक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है, जिसकी सराहना अब सारण के सिविल सर्जन भी कर रहे हैं। हाँ, ब्लड बैंक को बहुत फायदा होता है। कई बार ऐसे आदमी होते हैं जिनको कि कोई देने वाला नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ब्लड मुफ्त में दिलवाते हैं। ब्लड बैंक में रक्त की कमी से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान था, क्योंकि आए दिन अस्पताल में मरीजों को ब्लड के लिए भटकना पड़ता था और कई मरीजों को पटना रेफर करना पड़ता था। लेकिन अब खून के लिए जरूरतमंदों को भटकना नहीं पड़ेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। साहेबगंज में गंगा को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की मांग अब तेज होने लगी है, क्योंकि कोरोना बंदी में गंगा के निर्मल पानी डॉल्फिन की चहलकदमी के लिए काफी मुफीद साबित हो रही है। कोरोना काल में गंगा का सहज निर्मल और अविरल रूप अब दिखने लगा है। ऊपर से साहेबगंज इलाके में जलीय जीवों की अटखेलियां अब आम हो चली हैं। जैसे पानी में छलांग लगाते इस डॉल्फिन को देख लीजिए। पर्यावरण के जानकारों की माने तो गंगा में डीजल के नाव और जहाजों के बंद रहने से जलीय जीवों को मानो नई जिंदगी मिल गई है। तो चूंकि वह शांत क्षेत्र में ही वो डॉल्फिन का हम अभ्यास देख सकते हैं, उसका क्रीड़ा देख सकते हैं। तो आज उस लॉकडाउन के कारण जो हलचल गंगा किनारे बंद है, उसके कारण हम में लॉकडाउन के कारण गंगा में प्रदूषण, यातायात और अन्य भी कार्य से डॉल्फिन का जो है सुरक्षा हुआ है। वहीं डीएफओ की माने तो कोरोना बंदी में गंगा का पानी पहले से काफी साफ हुआ है। गतिविधियां ठप हैं, लिहाजा डॉल्फिन की भी अटखेलियां देखते ही बन रही है। बिहार के अंदर उसी तर्ज पर हम लोग प्रपोजल बनाने की सोच रहे हैं, जिससे हम लोग अपने साहिबगंज के अंदर हमारे जो 83 किलोमीटर में गंगा पाई जाती है, जहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती है, उसको भी हम लोग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सके, ताकि हम लोग उसका बेहतर संरक्षण कर सके डॉल्फिन का। इन दिनों साहेबगंज में गंगा में गतिविधियां बिल्कुल ठप हैं। बंद नाव और जहाजों ने गंगा को पुनर्जीवित होने का मौका दे दिया है, और शायद यही वजह है कि अब साहेबगंज को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। निशांत कुमार, न्यूज़ 18 साहेबगंज। आदि मानव की कहानी आपने अब तक किताबों के जरिए सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको आधुनिक युग के आदि मानव की तस्वीर दिखाते हैं। इसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज भी लोग ऐसे जी सकते हैं। पक्का घर ना पक्का है कहीं पर बिल्डिंग घर तो भवन। जंगल घर का आंगन, गुफा है आशियाना, शहर के शोर से दूर यही है जिंदगी बिताना। जी हां, ये बातें इन सबर परिवारों पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। इनको देखकर आप इन्हें आदि मानव समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ रहना इनकी मजबूरी बन गई है। ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर पर लखाईडी पहाड़ पर रहने वाले ये सबर परिवार आज चकाचौंध की दुनिया से दूर हैं। यहाँ 2 परिवार के 8 से 10 लोग गुफा में रहते हैं। पहाड़ी नाले का पानी पीते हैं, कंदमूल खाते हैं, जंगल में कहीं भी घूमते फिरते हैं, बिल्कुल आदि मानवों की तरह। लेकिन अब ये सरकार से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। पेंशन टका भी नहीं पाऊँ, किसी नहीं पाऊँ, पत्थर घर राघा तोड़ रहे अच्छु केमती करी पाइबी माँ से व्यवस्था करी दे। राघा तोड़ रहे पत्थर तोड़ रहे हमारे घर नहीं
केमती कर थेबी एठे बहुत कष्ट पासुं दम हमले 7 जन अछु लाख बन भीतर रे साल हो गया इधर पत्थर खोंगर में मेरा घर में नहीं है तो पत्थर खोंगर है ही हम 12 साल हो गया। खाना पीना से बहुत कष्ट बहुत एक नचार कैसे किस हम नहीं पाएगा। इन दोनों परिवारों में से एक परिवार लखाईडी गांव का रहने वाला है जबकि दूसरा ओडिशा से आकर यहाँ बस गया। परिवार के बच्चे भी जंगल को ही अपना घर मानने लगे हैं और यहीं खेलते कूदते हैं। हालांकि अब जाकर इन सबर परिवारों की जानकारी बीडीओ मुरली यादव को दी गई तो उन्होंने राज्य की सीमा तय कर इन सबर परिवारों के लिए पहल करने की बात कही है। देखिए, लखाईडी में मेरी जानकारी में 13 सबर परिवार हैं। सभी को आवास मिला है, राशन की भी सुविधा है। अगर कोई परिवार अलग रह रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जहां लोग आज ऐशो आराम की जिंदगी तलाशते हैं वहां ये सबर परिवार खुशी खुशी आदि मानव की तरह जिंदगी बिता रहा है। उम्मीद है जल्द ही ये लोग सरकारी पहल के बाद समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ जाएंगे। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।